नमस्कार दोस्तों, जन संदेश टाइम्स के सेहत आपकी कार्यक्रम में मैं डॉक्टर अजीत सैगल आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ मेहमान हैं डॉक्टर अखिलेश पांडे। डॉक्टर साहब, मैं आपका स्वागत करता हूं। डॉक्टर अखिलेश पांडे ने अपनी शिक्षा दीक्षा कानपुर से पूरी किया है। MBBS आपने 2003 में कानपुर से पूरी किया है और उसके बाद आपने विज्ञान की शिक्षा आगे जो शुरुआत किया वो BHU से किया और साइकेट्रिक में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। MD किया है 2008 में। 2009 से डॉक्टर साहब रोगियों की सेवा कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आज की ये जो दुनिया है इसमें कहते हैं कि अगर परफॉर्मेंस बढ़ाना हो तो आपको साइकेट्रिक का कंसल्टेशन लेना होगा, आपको क्लासेस लेनी होगी, आपको ट्रेनिंग लेनी होगी जिससे रिजल्ट ओरिएंटेड काम हो सके, आपका परफॉर्मेंस बढ़ जाए। लेकिन बहुत सी परेशानियां ऐसी भी होती हैं जिसमें आदमी के काम करने की परफॉर्मेंस कम होती चली जाती है, परेशानी बनी रहती है, मूड का स्विंग होता रहता है और उसमें जो सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है उसे हम लोग डिप्रेशन के नाम से जानते हैं। तो डॉक्टर साहब, आज हम लोग डिप्रेशन के बारे में एक ऐसी पूरा माहौल जानेंगे कि डिप्रेशन होता क्या है, इसके कारण क्या हो सकते हैं, इसका इलाज क्या हो सकता है और किस तरीके से हमारा परफॉर्मेंस बढ़ाने का जो कार्यक्रम है वो आगे बढ़ सकता है। तो डॉक्टर साहब, हमारे सुनने वालों को, हमारे दर्शकों को ये बताएं कि डिप्रेशन, व्हाट इज़ डिप्रेशन, डिप्रेशन क्या कहा जाता है? बिल्कुल, पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि डिप्रेशन जो रोज़मर्रा के तनाव है हमारे, उससे डिप्रेशन एक एक्चुअली डिसऑर्डर है ब्रेन का और ये उससे अलग है। इसमें डिप्रेसिव डिसऑर्डर में क्या होता है, हमारे ब्रेन के अंदर बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जिसको न्यूरोकेमिकल्स कहा जाता है, उसमें डिस्टर्बेंस हो जाता है। जब केमिकल इम्बैलेंस न्यूरोकेमिकल्स में हो जाता है तब इसको डिप्रेसिव डिसऑर्डर बोलते हैं, जो कि पूर्ण रूप से जिसका इलाज संभव है। और इसके जो प्रारंभिक लक्षण होते हैं, इसमें नींद नहीं आती है अच्छे से। नींद में कभी कभी जैसे नींद आ भी जाती है तो रात में अचानक नींद टूट जाती है। इसके बाद दुनिया भर के निगेटिव थॉट्स दिमाग में चलते रहते हैं और इसमें कॉन्फिडेंस लेवल बहुत डाउन हो जाता है। मन हमेशा उदास रहता है, इंसान हमेशा होपलेस रहता है और एनर्जी लेवल घट जाता है और जो है ना इंजॉय करने का मन करता है और ना इंजॉयमेंट फील होता है। कंसंट्रेशन एकदम खत्म हो जाता है, एकदम खत्म हो जाता है। और जो डॉक्टर साहब आपने एक बहुत सही बात की कि हमारे दिमाग का केमिकल बैलेंसिंग गड़बड़ हो जाती है। बिल्कुल। तो डॉक्टरी भाषा में शायद उसे कहते हैं कि कॉर्टिसोल लेवल बहुत बढ़ जाता है डिप्रेशन में। तो उसके वजह से जो प्रॉब्लम्स होती हैं, ये सारे सिम्टम्स शायद उसी के वजह से होते होंगे। जी जी। तो डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही अच्छे से इलेबोरेट किया है कि किस तरीके से डिप्रेशन। डॉक्टर साहब, आप ये बताएं कि डिप्रेशन के पेशेंट आपके पास अपने से आते हैं या उनके परिवार वाले लेकर के आते हैं और क्या कंप्लेंट लेके आते हैं? जी, डिप्रेशन के पेशेंट, जैसे हम लोग सरल भाषा में इसको समझा जाए अगर, तो जितनी भी न्यूरोसाइकेट्रिक प्रॉब्लम्स होती हैं वो दो कैटेगरी में उसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। एक साइकोटिक प्रॉब्लम, एक न्यूरोटिक प्रॉब्लम। जी। दोनों में डिफरेंस ये है कि जो न्यूरोटिक प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी डिसऑर्डर हो गया, पैनिक अटैक हो गया, ये मतलब जो है इन सब में क्या होता है कि पेशेंट को अपनी प्रॉब्लम का अवेयरनेस रहता है कि हमको ये दिक्कत हो रही है, हमको ये दिक्कत है। तो वो पेशेंट खुद अकेले भी आकर के डॉक्टर से कंसल्ट कर लेते हैं। पढ़ा लिखा और कॉन्शियस पेशेंट पढ़ा लिखा कॉन्शियस पेशेंट है तो आके डॉक्टर से कंसल्ट करके अपनी प्रॉब्लम अच्छे से डिस्कस करता है और चाहता भी है कि हम जल्दी से इस प्रॉब्लम से बाहर निकलें। दूसरी कैटेगरी है साइकोटिक प्रॉब्लम, जिसमें क्या है, मरीज डिस्टर्ब तो रहता है लेकिन वो अपनी समस्या को, उसको एहसास नहीं हो पाता कि हम समस्या में हैं या हमारे अंदर चेंजेस आ गए हैं, हमारे बिहेवियर में चेंज आ गया है, हमारे जो है मिजाज में चेंज आ गया है, वो समझ नहीं पाता। खान पान में चेंज आ गया, स्लीप पैटर्न गड़बड़ हो गया। बिल्कुल, वो प्रॉब्लम दूसरे को दिखेगी, जो साथ रहने वाले परिवार के लोग, समाज के लोग तुरंत समझ जाएंगे, नहीं ये तो पहले ऐसा नहीं था, आजकल कुछ समय से इसके अंदर बदलाव दिख रहा है। लेकिन पेशेंट खुद अपनी प्रॉब्लम नहीं समझ सकता। उससे पूछने पर भी कि तुम्हें कोई दिक्कत है तो कहता है कि नहीं, हम तो एकदम ठीक है, हमको कोई दिक्कत नहीं। ये प्रॉब्लम साइकोटिक कैटेगरी की समस्या, जैसे कि सिजोफ्रेनिया है, बाइपोलर मैनिक एपिसोड्स हैं, इसमें पेशेंट को
पकड़ करके लाना पड़ता है, उसके इच्छा के विरुद्ध। वो तो कहता है कि हम ठीक हैं, हमको इलाज की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वास्तव में वो जो है ठीक नहीं रहता है। तो ये डिप्रेशन सिंपल कैटेगरी है, इसको न्यूरोटिक कैटेगरी में जो है रखा जाता है। इसमें पेशेंट को अपनी समस्याओं का पूरा मतलब जो है अवेयरनेस रहता है कि हमको ये समस्या हो रही है, और वो अकेले भी आकर के बात कर लेते हैं। उसमें घर वाले तो मतलब जो है घर वाले आ सकते हैं साथ में, लेकिन ज़्यादातर समस्या पेशेंट खुद अच्छे से बताता है। घर वालों को उतना पता नहीं रहता, क्योंकि उसके अंदर क्या सोच चल रही है, कितनी निगेटिविटी है, क्या मतलब सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं कि नहीं, कभी कभी वो घर वालों से शेयर भी नहीं करता। जी हाँ, तो इसमें पेशेंट खुद अपनी समस्या बताता है, अपनी समस्या बताता है। डॉक्टर साहब, एक कहते हैं कि एक स्टडी हुई 2019 में, और उस 2019 की स्टडी में कहते हैं कि लगभग 16 से 20% तक लोग जो है डिप्रेशन के शिकार हैं पूरे दुनिया में, और उसमें अमेरिका में इनकी संख्या कुछ ज़्यादा ही है। तो आप भारत में इसका क्या देखते हैं, क्या रूप देखते हैं कि डिप्रेशन के पेशेंट बढ़ रहे हैं, और कॉजेज़ क्या हो सकते हैं? जैसे आजकल बड़ा कॉमन है कि हम बिज़ी रहते हैं, हर समय फ़ोन देखते रहते हैं, हर समय हम टेलीविज़न देखते रहते हैं। क्या है उस टेलीविज़न का असर हमारे आज के यूथ के ऊपर, हमारी मानसिकता पर क्या फ़र्क पड़ता है? जो हम देखते हैं कि एक जो व्यक्ति है वो 5 लोगों को मार रहा है, तो वो अपने से कंपेयर करता है कि नहीं, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाता हूँ, मैं तो दुबला पतला आदमी हूँ, मेरा तो कुछ शक्ति ही नहीं है। तो किस तरीके से उसमें बिहेवियरल चेंज आते हैं, ये बताएं आप। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली जो है आजकल की जो पब्लिक है वो फिजिकल हेल्थ के बारे में तो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहती है कि हमको फिजिकली हेल्दी कैसे रहना है। उसके बारे में अगर उससे पूछा जाए तो बहुत सारी चीज़ें बता देगी कि हमको ऐसे रहना है, ऐसे रहना है। लेकिन अगर उसी इंसान से पूछा जाए कि आपको मेंटली हेल्दी रहने के लिए, खुश रहने के लिए क्या करना है, तो उसको समझ नहीं आता क्या क्या हम करें कि हम मेंटली हेल्दी रहें। एक्चुअली इसके लिए बेसिक चीज़ों को समझना ज़रूरी है कि हम लोग जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीते हैं उसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक अपना जो है पर्सनल लाइफ, जी, हमारी फैमिली लाइफ, हमारी सोशल लाइफ और हमारी प्रोफेशनल लाइफ। तो जो इंसान अपने इन चारों लाइफ के चारों पार्ट्स में एक बैलेंस बना करके चल रहा है, वही मतलब जो है मेंटली हेल्दी है। मेंटली डॉक्टर साहब वही व्यक्ति सफल होता है, वही व्यक्ति सफल होता है, उसकी हर चीजें जो है वो टाइमली एडजस्टेबल होती हैं। डॉक्टर साहब, अभी आपने एक बात जो कही कि, और मैंने भी आपसे कहा कि कुछ लोग ऐसा देखते हैं कि नहीं ये तो बहुत ताकतवर है, तो मैं आपकी तरफ से लोगों को कॉन्शियस कराना चाहता हूँ कि बहुत से लोग जो पिक्चरों को देख करके, टेलीविज़न को देख करके अननेसेसरी के जो प्रोटीन ड्रिंक्स पीने लगते हैं, अननेसेसरी का जो ड्रग यूज़ करते हैं, उनके बारे में ज़रूर 2-4 शब्द आप कहें हमारे देखने वालों को कि उससे क्या नुकसान होता है। बिल्कुल। पहली चीज़ तो जो है हम लोगों को एक चीज़ ज़रूर ख्याल रखना चाहिए कि ये जो मेंटल हेल्थ की जो नींव पड़ती है वो बचपन से ही पढ़ना शुरू हो जाती है जी। और आजकल का जो मतलब जैसे इंटरटेनमेंट भी जो बच्चे कर रहे हैं, वास्तव में इंटरटेनमेंट भी 2 प्रकार का होता है, एक एक्टिव, एक पैसिव। एक्टिव इंटरटेनमेंट मतलब है कि हम फिजिकली एक्टिव होकर के हम इंजॉय करें, जैसे हम कोई गेम खेलें जिसमें हमारी फिजिकल एक्टिविटी हो, अपना इन्वॉल्वमेंट हो पूरा, हमारा इन्वॉल्वमेंट हो पूरा। और पैसिव इंटरटेनमेंट जो कि आजकल मतलब एक फैशन हो गया, और वही हर घर की वही कहानी है कि बच्चे पैसिव इंटरटेनमेंट करते हैं कि मतलब टीवी देख लिए, मोबाइल में बिजी हैं और वीडियो गेम्स खेल रहे हैं। आउटडोर एक्टिविटी तो लगभग नहीं के बराबर हो रही है। उनका जो माइंड है ऑलरेडी इंगेज्ड है, तो माइंड को तो रेस्ट मिल ही नहीं रहा है जी। माइंड को जब रेस्ट नहीं मिलेगा तो फिर मतलब उसको री एनर्जाइज ब्रेन नहीं हो पाएगा जी। इससे उनकी पढ़ाई लिखाई हर चीज़ प्रभावित हो रही है। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है कि जो लॉजिकल थिंकिंग है बच्चों के अंदर, वो एक उम्र पर डेवलप होती है। तो जब वो जैसे कम उम्र में अगर जैसे टीवी में देख रहे हैं या कोई वीडियो गेम में ही देख रहे हैं, तो वो लॉजिकली सोच नहीं पाते कि ये चीज़ें पॉसिबल जो रियल लाइफ में पॉसिबल है भी कि नहीं, और सही है या नहीं, सही है कि नहीं, रीजनिंग नहीं सही है, यस, उसको जो है लॉजिकली नहीं सोच पाते। और उसको उनको लगता है कि नहीं ये तो है, ये तो पॉसिबल है क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं सामने। अगर वो उसमें जो है उनका हीरो जो है 10 फ्लोर की
बिल्डिंग से कूद सकता है तो भी कूद सकते हैं। वो नीचे लिखी लाइन नहीं पढ़ते हैं कि ये स्टंट जो है वो एक्सपर्ट द्वारा किया गया है, आपको नहीं करना है। तो हम पहले तो हम लोग को अपने बच्चों को जो है प्रोत्साहित करना चाहिए कि जो भी मतलब मनोरंजन उनका हो वो फिजिकली एक्टिव हो करके अपना मनोरंजन करें। और हम लोग खुद प्रोत्साहित करना चाहिए, बच्चे जाएं बाहर लोगों के साथ जो है इंटरेक्ट करें और उनके साथ खेलें। खेलने को बहुत मतलब जो है प्रोत्साहन की जरूरत है। डॉक्टर साहब, बच्चे को खेलने की जरूरत है। डॉक्टर साहब, दो बातें और जानना चाहूँगा। एक तो कहते हैं किसी भी बीमारी का एक जेनेटिक इन्फ्लुएंस होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो डिप्रेशन में भी क्या ऐसा होता है कि जेनेटिक इन्फ्लुएंस होता है, प्लस हमारा जो फैमिली एटमॉस्फेयर होता है उसका भी एक बहुत बड़ा रोल होता है, खास करके डिप्रेशन में। थोड़ा उसके बारे में आप बताएं कि फैमिली का जो एटमॉस्फेयर है वो कैसा होना चाहिए। बिल्कुल, जेनेटिक जो प्रीडिस्पोजिशन है बिल्कुल होता है डिप्रेसिव डिसऑर्डर में। अगर ये देखा गया है कि अगर फैमिली में लोग जितने ज़्यादा मतलब जो है ब्लड रिलेशन में जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर किसी भी न्यूरोसाइकेट्रिक प्रॉब्लम से प्रभावित हैं तो चांसेस बढ़ते जाते हैं। हालांकि पूरी बीमारी नहीं ट्रांसफ़र होती जी, उसके होने के जो चांसेस हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं। दोनों में अंतर क्या है उसको एक सरल एग्जांपल से समझा जा सकता है कि जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन का मतलब जेनेटिक जो डिफेक्ट है वो मतलब जो है ट्रांसफ़र हो गया जी। अब जेनेटिक डिफेक्ट कभी कभी क्या होता है कि पूरी लाइफ हमारे ब्रेन के अंदर डिफेक्टिव रूप में पड़ा रहेगा, लेकिन वो एक्टिवेट नहीं हो पाता, डॉर्मेंट स्टेज में पड़ा रहता है जी। तो उसको एक्टिवेट होने के लिए भी कोई ना कोई स्ट्रेस की जरूरत होती है, फिजिकल स्ट्रेस या साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। तो जो है अगर लाइफ में कुछ स्ट्रेस ऐसे भी होते हैं जो अनअवॉइडेबल होते हैं, जैसे प्रेगनेंसी भी अपने में एक स्ट्रेस है, शादी ब्याह हो गया वो भी अपने में स्ट्रेस है। तो अक्सर ये देखा भी गया है कि शादी के बाद उनकी बीमारी उभर गई, ब्रोकन रिलेशन, हाँ प्रेगनेंसी, हाँ ब्रोकन रिलेशन। तो ये मतलब स्ट्रेस जो है उस जो डिफेक्टिव जीन है उसको एक्टिव कर देते हैं जी, उसको एक्टिव कर देते हैं और बीमारी जो है वो जो है स्टार्ट हो जाती है। डॉक्टर साहब, अभी आपने एक बात कही कि प्रेगनेंसी में तो एंटीपार्टम भी डिप्रेशन होता है, पोस्टपार्टम डिप्रेशन भी होता है। वो प्रेगनेंसी में पहले भी हो सकता है, बाद भी हो सकता है। बिल्कुल, वो जस्ट लाइक मतलब उसका काम है कि जैसे ऐसे समझा जाए कि डिफेक्टिव जीन अगर एक बम है जी, जो है तो वो माचिस की तीली है, माचिस की तीली, ठीक है। बम जिंदगी भर अंदर पड़ा रहा है, जब तक उसको इग्नाइट नहीं किया जाएगा, आग नहीं लगाई जाएगी तो विस्फोट नहीं होगा, उसको बीमारी में कन्वर्ट हो ही नहीं सकता। तो दोनों की ज़रूरत है। डॉक्टर पांडे, अब मैं चाहूँगा कि आप विस्तार से एक एक सिम्टम के बारे में बताएं, जिससे अगर किसी के परिवार में किसी को भी डिप्रेशन की परेशानी है तो उस माँ बाप को समझ जाना चाहिए कि हमारे बेटे को, हमारी बेटी को, हमारी बहू को या हमारी पत्नी को, किसी को भी ये जो सिम्टम हो रहे हैं ये डिप्रेशन की वजह से हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। शुरुआती जो डिप्रेशन के लक्षण होते हैं वो पहले तो उस इंसान को ही केवल मतलब इंसान तक ही सीमित रहता है, जिसको ये प्रॉब्लम होती है उसकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है तो केवल उसी को पता चलता है कि हाँ हम जो है लेटे हुए हैं लेकिन नींद नहीं आ रही है। नींद में भी जो है कभी कभी नींद आने में टाइम लग जाता है, दिमाग में थॉट्स चलते रहते हैं, निगेटिव सोच आती रहती है और निगेटिविटी केवल प्रेजेंट के लिए ही नहीं रहती है, पास्ट की भी जो है निगेटिव घटनाएं हैं वो दिमाग में जो है चलती रहती हैं, सबकॉन्शियस माइंड में जो बैठा हुआ है, हाँ जो पास्ट में जो हो चुका है जी, उसको भी मतलब जो है वो भी निगेटिव बातें दिमाग में चलती रहती हैं। फ्यूचर को भी लेकर के वो बहुत ज़्यादा निगेटिव सोचता है और जो है प्रेजेंट का तो निगेटिविटी रहती ही है। अच्छा, इसके अलावा जो है बच्चों में धीरे धीरे परिवर्तन जो है ऐसे परिवर्तन होने लगते हैं कि जो है परिवार वाले भी देख करके समझ सकते हैं कि नहीं हमारे बच्चे को कुछ तो दिक्कत है, खाना पीना छोड़ देना, खाना कभी कुछ लोग होते हैं ढेर सारा खाने लगते हैं, कभी बिल्कुल खाना छोड़ देते हैं। एक तो भूख भी नहीं लगती है, दूसरा खाने में इंटरेस्ट ही खत्म हो जाता है, खाना रुचि नहीं रह जाती है। दूसरा वो जो है बच्चा धीरे धीरे अकेले में रहना जो है पसंद करता है, लोगों के बीच में नहीं जाएगा, उनसे अवॉइडेंस बिहेवियर बढ़ता जाता है, मिक्सअप नहीं होता सोसाइटी में। जैसे उसके फ्रेंड्स आ गए तो
उसका मन करेगा चला जाता तो बढ़िया था, उसे हमको बाहर ना निकलना पड़े, हमको बात ना करना पड़े। तो वो फैमिली के साथ पहले तो धीरे धीरे एकाकी लाइफ उसकी एकाकीपन में जीने लगेगा। फैमिली के साथ जो है इन्वॉल्व नहीं होगा उनके साथ। जैसे अगर पहले हमेशा बैठ के खाना खाता था, साथ में हंसी मजाक करता था, तो उसकी रुचि धीरे धीरे मतलब इन सब चीज़ों से खत्म होती जाएगी और वो अकेले में रहना ज़्यादातर पसंद करेगा, पब्लिक प्लेस में नहीं जाएगा। और जो है सैडनेस चेहरे से भी देख करके जानी जा सकती है कि मेरा बच्चा बहुत उदास है। छोटी छोटी बात पे झल्ला जाना, चिड़चिड़ा जाना और चेहरे से मायूस दिखना, हमेशा उदास दिखना। जो व्यक्ति रात में डीप में सोएगा नहीं, ठीक से सोएगा नहीं, तो उसके चेहरे की फ्रेशनेस खत्म होने लगेगी, चेहरे पे एक हल्की सी फॉगीनेस जैसी महसूस होगी। और छोटी छोटी बात पे रोना आ जाना, ये भी डिप्रेशन का एक लक्षण है जी। हाँ, छोटी छोटी बात पे रोना आ जाना, चिड़चिड़ा जाना, उदास दिखना। और जो मतलब जिन चीज़ों को पहले वो एंजॉय करता था, जिन एक्टिविटीज़ को, उसमें उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाना। ना कभी मूवी देखने का मन करना, ना बाहर जाने का मन करना, ना दोस्तों से बात करने का मन करना, ना दोस्तों के साथ कहीं जो है घूमने के लिए जाना। तो जो जिन एक्टिविटीज़ पहले वो एंजॉय किया करता था, उसके प्रति उसकी रुचि खत्म हो जाएगी जी। तो ये सब देख करके मतलब फैमिली मेंबर्स भी पकड़ सकते हैं कि नहीं, कुछ तो दिक्कत हमारे बच्चे को है। स्कूल जैसे मान लीजिए वो पढ़ने वाला बच्चा है तो स्कूल भी जाने का मन नहीं करेगा, सडनली उसके मार्क्स कम आने लगेंगे, उसका कंसंट्रेशन प्रभावित हो जाएगा, उसकी मेमोरी भी इसमें प्रभावित होती है। कॉग्निटिव लेवल पर भी डिप्रेशन का प्रभाव आता है कि कंसंट्रेशन प्रभावित होता है और मेमोरी भी प्रभावित हो जाती है। कॉन्फिडेंस लेवल उसका बहुत लो हो जाता है, उसको लगता है कि जैसे गिल्ट फील वाले थॉट, वो जैसे कुछ भी प्रॉब्लम जैसे फैमिली में आएगी, बस उसके दिमाग में आएगा मेरी वजह से हो गया। और जो है कभी कभी इतना ज़्यादा गिल्ट फील के थॉट्स आने लगते हैं, उसको लगता है कि परिवार की हर समस्या की वजह हम ही हैं, जड़ में ही हूं, और काश हम ही ना होते तो कोई प्रॉब्लम ही हमारे फैमिली को ना होती। यहीं से सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप होना शुरू हो जाती है। और अंदर से एनर्जेटिक फील बिल्कुल नहीं होगा, लगेगा जैसे मतलब छोटी छोटी एक्टिविटीज में हाफ जाना, थका हुआ महसूस करना, तो एनर्जी लेवल भी घट जाता है, कॉन्फिडेंस लेवल भी घट जाता है। और जो है भविष्य के प्रति जो है बिल्कुल होप नहीं रहती, होपलेसनेस के एकदम थॉट्स आते हैं, अपने को हेल्पलेस महसूस करने लगता है बच्चा कि हम अब मेरा कुछ अच्छा नहीं होगा। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो घबराहट में, पेट में दर्द है, सिर में दर्द है। और डॉक्टर साहब मैं तो ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, मैं तो देखता हूँ बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके बैके कमर के दर्द का कारण डिप्रेशन है। हाँ, डिप्रेशन होता है, बहुत से ऐसे लोग होते हैं। इसको वो परिस्थितियों से कर नहीं पाते हैं, एडजस्ट कर नहीं पाते हैं, और वो किसी न किसी रूप में तो प्रेजेंट होता है, तो कमर के दर्द के रूप में प्रेजेंट हो जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना कि हमारे जो इमोशंस हैं जी, वो हमारे फिजिकल एक्टिविटी को प्रभावित करते हैं। इसको साइकोसोमेटिक जी, साइकी एक्चुअली जो है ना एक कलेक्टिव टर्म है। साइकी का मतलब होता है कि हमारी सोच, हमारा बिहेवियर और हमारी जो है मिजाज, इन तीनों चीज़ों को अगर एक साथ मिला दिया जाए तो उसी को साइकी बोला जाता है। तो जब इसमें अगर बदलाव देखा जाता है तो उसी को साइकेट्रिक प्रॉब्लम बोला जाता है कि हमारी सोच में बदलाव आ जाए। पहले हम अच्छा सोचते थे, अब निगेटिव सोचने लगे, हमारे मिजाज में चेंजेस दिखने लगे, हमारे बिहेवियर में चेंज आ जाए। ये सारी चीज़ें वर्किंग कैपेसिटी को हैम्पर करेंगी, सब वर्किंग कैपेसिटी को कम करेंगी, कंसंट्रेशन को कम करेंगी, और कहीं ना कहीं से परेशानी बनी रहेगी, कहीं ना कहीं परेशानी बनी रहेगी। और साइकी कैसे मतलब जो है फिजिकल सिम्टम पैदा करती है, उसको साइकोसोमेटिक समस्या बोला जाता है। तो साइकी मतलब हमारे इमोशंस हमारे अंदर फिजिकल प्रॉब्लम पैदा करते हैं, जो कि हम आम जीवन में बहुत देखते रहते हैं, फिर भी कभी कभी हम समझ नहीं पाते कि ये प्रॉब्लम का जो ओरिजिन है, जो मतलब जड़ है, वो ब्रेन से कनेक्टेड है। जैसे एग्जाम के समय में पेट में मरोड़ होना, लूज मोशंस होने लगना, क्रैम्प्स होने लगता है, कितने बच्चों को ब्रेथलेसनेस होने लगती है, हाँ, और कितने लोगों को चेस्ट पेन, इसके अलावा कभी कभी इतना सीवियर हेडेक होने लगता है। कभी कभी तो बच्चे एग्जाम हॉल तक पहुंच जाते हैं और वहीं सेंसलेस हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, दांत लग जाता है और वहीं से जो है एम्बुलेंस से हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, जाना पड़ता है। तो ये फिजिकल सिम्टम है। ये जो है जो भी पेट में दिक्कत, जैसे जो लूज मोशन हो रहा है, उसका ओरिजिन मतलब प्रॉब्लम भले पेट में है लेकिन वजह पेट में नहीं है, वजह कहीं और है। तो डॉक्टर साहब ये बताएं कि बाइपोलर डिप्रेशन
का क्या लक्षण है और कैसे उसे वो पहचानते हैं? बिल्कुल, बाइपोलर डिप्रेशन और ये जो अभी जो बात हो रही थी यूनिपोलर डिप्रेशन, जी। दोनों में बिल्कुल कभी कभी मतलब अंतर कर पाना जो है वास्तव में कठिन होता है, लेकिन दोनों में अंतर, ऑब्वियस अंतर है। बाइपोलर डिप्रेशन का मतलब होता है जैसे बाइपोल, दो पोल, जैसे हमारे मतलब इंसान के मिजाज के भी दो पोल होते हैं, एक हाई मोड और एक लो मोड। जी, जी। अगर एक ही इंसान में डिफरेंट टाइम पे दोनों मिजाज देखने को मिल रहा, कभी तो बहुत ज्यादा उत्तेजना में चला जा रहा, कॉन्फिडेंस लेवल ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जा रहा, एनर्जी लेवल हाई एनर्जेटिक फील कर रहा, ओवर एक्टिव हो जा रहा, ज्यादा बड़ी बड़ी बातें जो है ज्यादा प्लानिंग करने लग जा रहा है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव खर्चीला बहुत ज्यादा हो जा रहा, खूब एंजॉय करने लग जा रहा। लोग समझेंगे बहुत खुश है, लेकिन वो खुश नहीं है, वो भी एक डिप्रेशन का साइन है, वो भी एक डिसऑर्डर है। तो वो उस फेज को मैनिक फेज बोलते हैं, उत्तेजना के फेज में चला गया। और उसके कुछ समय बाद अचानक सब कुछ डाउन हो जाता है, उसका फिर किसी से मिलने जुलने का मन नहीं करेगा, खुश नहीं रहेगा, उदास रहने लगेगा, चीज़ों में इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। वही इंसान जो खूब खर्चीला था उसको मतलब कुछ भी खरीदने का मन नहीं करेगा, अपने लिए भी कोई अच्छा ना कपड़ा खरीदने का मन करेगा, ना रोज सजने धजने का मन करेगा, ना बाहर जाने का मन करेगा। और जो एनर्जेटिक फील कर रहा था, लग रहा था कि थकान आ ही नहीं रही है, वो हमेशा कमजोर और थका हुआ महसूस करेगा। तो ये जो मतलब जो है ये उत्तेजना के बाद जो मतलब जो है सडन डाउन जो मिजाज में देखने को जो मिल रहा है, ये है वास्तव में बाइपोलर डिप्रेशन। कि उसके लिए जरूरी है कि एक बार उस इंसान का उत्तेजना के फेज में जाना। जी। जब उत्तेजना के फेज में वो इंसान कभी गया हो, इसके बाद डिप्रेशन मिल रहा हो अगर, तो वो बाइपोलर डिप्रेशन है। और जो इंसान कभी उत्तेजना के फेज में गया ही नहीं, हमेशा जब भी उसको लो ही रहा है, तो वो यूनिपोलर डिप्रेशन उसको बोलते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बहुत पुरानी कहावत है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बिल्कुल। तो अभी आपने जो कारण बताए, अगर लोग अपने से ठीक से रहें, नियम कानून से रहें, खान पान का ध्यान रखें, आउटडोर एक्टिविटी बच्चे करते रहें, पढ़ाई पर ध्यान देते रहें, तो शायद इनसे बचा जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ एक और बहुत बड़ी परेशानी होती है कि जब भी कोई व्यक्ति डिप्रेशन में होता है, अक्सर लोग जा कर के अपनी से दवा लेकर के सेल्फ मेडिकेशन करते हैं। थोड़ा सेल्फ मेडिकेशन के बारे में लोगों को बताना जरूरी है कि वो कितना खतरनाक होता है। बिल्कुल प्रिवेंशन भी करना चाहिए। जब स्पेशली उन लोगों को और जागरूक रहना चाहिए प्रिवेंशन के लिए जिनके परिवार में फैमिली हिस्ट्री है कि परिवार में बीमारियां चली आ रही हैं, उनको तो प्रिवेंशन के लिए जरूर सोचना चाहिए। प्रिवेंशन मतलब कुछ चीज़ों को तो वो जो अवॉइडेबल चीज़ें हैं वो तो कर ही सकते हैं, जैसे वो थोड़ा सा सोशल रहें, अपने पर्सनालिटी इंप्रूवमेंट पे ध्यान दें, व्यक्तित्व जो है उनका मजबूत होना चाहिए, और किसी भी प्रकार के नशे में न पड़ें। नशा इन सब बीमारियों का दुश्मन है। जिसको डिप्रेशन जो है मतलब अगर फैमिली हिस्ट्री है और अगर वो इंसान अल्कोहल लेना शुरू किया या कोई नशे में पड़ गया, तो उसके डिप्रेसिव डिसऑर्डर में जाने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। और दूसरी जैसे आपने बात किया कि जो है सेल्फ मेडिकेशन। हाँ, सेल्फ मेडिकेशन, बिल्कुल सेल्फ मेडिकेशन तो समझिए कि हमारी प्रॉब्लम को और बढ़ा देता है, क्योंकि पता चले जैसे सेल्फ मेडिकेशन मतलब हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे और हमको पता नहीं है, एक्सपर्ट एडवाइस हमने लिया नहीं, ओरिजिन का पता नहीं है, धुआं हटाने वाली बातें हो रही हैं, आग कहाँ लगी ये नहीं पता। बिल्कुल। और पता चला हमको नींद नहीं आ रही तो हम नींद की गोली खाने लगे, तो उसका खुद एडिक्शन हो जाएगा, आदत बन जाएगी। और डिसऑर्डर जो रोग है वो तो अपना अंदर बना हुआ है, और हम केवल अपने को सिम्टोमेटिक इंप्रूवमेंट, एंजाइटी हुई, एंजाइटी की दवा ले लिए, नींद नहीं आई, नींद की दवा ले लिए। इस तरीके से हम अपनी बीमारी को और क्रॉनिक बनाते जाएंगे और जो है सीवियर बनाते जाएंगे, और फिर उसका इलाज जितना पुरानी बीमारी हो जाएगी उसका इलाज जो है उतना ही लंबा होता चला जाएगा। ऑलरेडी इन सब बीमारियों का इलाज लंबा होता है। डॉक्टर साहब, बहुत से ऐसे पेशेंट होते हैं, अभी आपने बताया कि इन सब बीमारियों का, मानसिक बीमारियों का इलाज काफ़ी लंबे समय तक चलता है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं वो ये समझते हैं कि नहीं अब तो मैं ठीक हूँ और मैं दवा अपने से बंद कर देता हूँ, मुझे किसी डॉक्टर को दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है।
ये शायद बहुत गलत शुरुआत हो जाती है और यहाँ से परेशानियां कई गुना बढ़ के दोबारा सामने आती है। थोड़ा उसके बारे में लोगों को जरूर कॉन्शियस करें। बिल्कुल, ये बात बहुत ज़रूरी है समझना समाज में लोगों को कि ये सब बीमारियां, इनमें रिकरेंस रेट बहुत हाई होता है जी। ऑलमोस्ट 100% मान के चलना चाहिए कि अगर एक बार ये लाइफ में बीमारी हो गई तो ये बार बार होती रहेगी अगर हम उसको कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं ले लेंगे। कंप्लीट ट्रीटमेंट पब्लिक नहीं समझ पाती है उसको। जैसे पब्लिक का तो झुकाव रहता है कि भाई हमारी ये समस्या है, डॉक्टर के पास हम जो है जा रहे हैं तो बस ये हमारी समस्या दूर हो जाए। डॉक्टर का इंटेंशन होता है उसका रोग ठीक करना, हाँ, उसका रोग खत्म हो जाए। तो प्रॉब्लम्स खत्म होना और रोग खत्म होना दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं जी। और पब्लिक जब जो है पब्लिक को ये बात समझनी चाहिए। अदरवाइज जो क्या करेगी कि जब उसको आराम हो जाता है, जब मन खुश रहने लगता है, चीज़ें एकदम उस जितनी प्रॉब्लम लेके आया था कोई उसको प्रॉब्लम महसूस नहीं होती, तो अपने आप मान बैठता है कि हमारा रोग खत्म हो गया और वो दवाई बंद कर देता है। चूंकि रिकरेंस रेट हाई होता है और फिर 2-4 महीने बाद फिर वो प्रॉब्लम रीस्टार्ट हो जाती है, लेकिन अब वो मतलब सेकेंड एपिसोड माना जाएगा जी। तो उससे ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट उसका और बढ़ गया। तो ये एक प्रकार से एक दलदल है ये बीमारी, जिसमें से निकलना मुश्किल होता है। जिससे निकलना फिर उसका मुश्किल हो जाएगा। जितनी बार ये बीमारी होगी उतना उसके और दोबारा होने के चांसेस और बढ़ते जाएंगे। तो डॉक्टर साहब बहुत अच्छी बातें आपने बताई डिप्रेशन के बारे में। दोस्तों, डॉक्टर पांडे से आज की जो बात रही है डिप्रेशन के लिए, वो सभी आपने देखा कि हमको अपने पारिवारिक माहौल सही रखना ज़रूरी है, बच्चों का खेल कूद ज़रूरी है, न कि वो हर समय टीवी देखें या हर समय मोबाइल देखें। और एक बार और डॉक्टर पांडे ने बताया कि अगर चेंजेस बिहेवियर में आ रहे हैं, बच्चा खाना बंद कर रहा है, घर में कोई व्यक्ति ज़्यादा खा रहा है, अचानक वो अलग कमरे में बैठा रहता है, लोगों से घुलता मिलता नहीं है, या अचानक आउटबर्स्ट होता है, गुस्सा होने लगता है, तो तुरंत कॉन्शियस हो जाना चाहिए और मानसिक चिकित्सक को जाकर के तुरंत दिखाना चाहिए। इसमें कोई ये नहीं मानना चाहिए कि मेरा बच्चा पागल हो गया या ऐसा कुछ नहीं है। ये कोई सोशल स्टिग्मा नहीं है। अगर आप उसी समय करेंगे तो तुरंत अच्छी स्थिति में बच्चा निकल करके आएगा और बच्चे बहुत बाद में अच्छा करते हैं और अच्छी अपने प्रोफेशन में बहुत अच्छे तरीके से कार्य करते हैं। दूसरा बात डॉक्टर साहब ने ये भी कहा है कि प्रिवेंशन तो है ही है, लेकिन हमको सेल्फ मेडिकेशन से हमेशा बचना चाहिए। और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि अगर आपको ये महसूस होता है कि अब मेरा बच्चा ठीक है, तो आप दवा बिना डॉक्टर के सलाह के बंद न करें। तो इस समय ये बातें बहुत ज़रूरी थी जो डॉक्टर साहब ने बताई। आप भी इनका ध्यान रखें और फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में जन संदेश टाइम्स का सेहत आपकी में। नमस्कार।